Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लगातार पिछले कई दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में भी खबरें इजराइल, ईरान, लेबनान की हैं। अगर न्यूज़ चैनल पर देखें तो तस्वीरें वही कौंध रही हैं। आसमान में उड़ता हुआ रॉकेट, एयर स्ट्राइक, ज़मीन पर धुआं, बर्बादी, खंडर, चीख पुकार, मातम, आंसू, आहें, यही सब कुछ चल रहा है। अब इन सब के बीच और इन सारी बर्बादियों के बीच, इन्हीं दो दुश्मन देशों के बीच दो दिल एक दूसरे के लिए मोहब्बत के मारे धड़क रहे हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? अनहोनी नहीं है, हो सकता है। हर इंसान, उसके अंदर एक दिल होता है जो धड़कता है, जो प्यार करता है। हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नफ़रत के लिए नफ़रत करता हो। ये कहानी दो ऐसे मोहब्बत करने वालों की है जो गलती और बदनसीबी से दो ऐसे देश में पैदा हुए जिसकी बुनियाद ही नफ़रत के ऊपर रखी गई, एक इजराइल और एक फ़लस्तीन। इन दोनों देशों के वैसे ही टुकड़े अंग्रेज़ों ने किए जैसे भारत और पाकिस्तान के किए थे। और जब से ये दोनों देश बने, इनका जन्म हुआ, गोला बारूद, रॉकेट, बॉम्ब, यही चीज़ें हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने इनके नसीब का हिस्सा बन चुकी हैं। और इन्हीं सब के बीच अचानक एक प्यार की कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ बम के धमाके, गोलियां, लाशें, खंडर, और दूसरी तरफ एक शख्स जो अपने दुश्मन देश की एक लड़की से प्यार करता है और फिर वो बम में भी गुलाब देखता है, तो बम के बीच में भी गुलाब। उसी की चार लाइनें हैं कि जब आसमान से बम गिरते हैं और मैं एक गुलाब देखता हूँ जो दीवार में हुए क्रैक से निकला है, मैं नहीं कहता कि आसमान से गोलाबारी हुई है। मैं गुलाब को देखता हूँ और कहता हूँ, वाह क्या दिन। ये कहानी है एक फ़लस्तीनी लड़के और एक इजरायली लड़की की मोहब्बत की। वो लड़की जो आगे चलकर इजरायली डिफेंस फोर्स की एक अफसर बनी और शायद कुछ वक्त के लिए मोसाद में भी काम किया। ये कहानी है उस लड़के की जो पैदा फ़लस्तीन में हुआ लेकिन पूरे अरब में आगे चलकर जिसका नाम हुआ, जो अरब के बड़े कवियों में, बड़े शायरों में जिसका शुमार होता है। एक ऐसा लड़का जिसे एक तरफ अपने देश से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी उस लड़की से, ये जानते हुए भी कि वो एक यहूदी लड़की है और फ़लस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल की सरजमीन पर रहती है, वहीं पैदा हुई और ये फ़लस्तीन में है। और इन दोनों के बीच जंग जारी है। अब इसी जंग के बीच इन दोनों की मोहब्बत कैसे परवान चढ़ती है, इस मोहब्बत का अंजाम क्या होता है और इस मोहब्बत को लेकर आज भी लोग क्यों बातें करते हैं, पेश है पूरी कहानी। बात 1948 की है जब अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन के दो टुकड़े किए। एक टुकड़े पर इजराइल को बनाया और एक टुकड़े पर फ़लस्तीन को बनाया। और उसके बाद से इस विवाद की शुरुआत हुई जो पिछले 76 सालों से चला आ रहा है। 1948 में जब ये दो टुकड़े हुए तो दोनों तरफ से पहली बार जंग की शुरुआत हुई और उस वक्त इस जंग को बेहद करीब से एक लड़का देख रहा था जो एक फ़लस्तीनी था। नाम था महमूद दरवेश। 7 साल की उम्र थी जब देश का बंटवारा हुआ था। फ़लस्तीनियों को लग रहा था कि जैसे उनके साथ ठगी हुई है, क्योंकि जिस देश में उन्होंने इजराइल को पनाह दी, धीरे धीरे इजराइल उन्हीं की उस सरजमीन पर कब्जा कर लिया और बाकी का काम अंग्रेज़ों ने कर दिया। जंग चल रही है, 7 साल का बच्चा देख रहा है, धीरे धीरे जंग तेज़ हो गई। महमूद दरवेश के परिवार को लगा कि यहाँ वो महफूज नहीं है, इसलिए फ़लस्तीन के हज़ारों शरणार्थी की तरह उनका परिवार भी फ़लस्तीन छोड़ देता है और पहुँच जाता है पास के देश लेबनान, वही लेबनान जो आजकल सुलग रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में अब ये परिवार जाकर सेटल हो जाता है। वहाँ छोटे मोटे काम कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। महमूद दरवेश की माँ और बाप पढ़े लिखे नहीं थे, दादा साथ रहते थे और दादा एक पढ़े लिखे इंसान थे।
महमूद को वही पढ़ाते लिखाते हैं। वहीं से उसे लिखने पढ़ने का शौक़ हुआ। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। उधर फिर लगा कि कब तक दूसरे देश में शरण लेकर रहेंगे। परिवार ने हौसला किया और कहा वापस लौटते हैं फ़िलिस्तीन। पूरा परिवार फिर फ़िलिस्तीन लौट आता है। फ़िलिस्तीन आने के बाद अब भी हालात ठीक नहीं थे, लेकिन वो जैसे तैसे रहकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब जो महमूद दरवेश है लगभग 17 साल का हो चुका है। उसकी सोच एक राष्ट्रभक्त की सोच है। वो वहाँ आने के बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और उस कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले वो भाषण भी देता है, लिखता अच्छा था, कविता भी लिखता है। ऐसी ही रक़ा में एक इज़राइल की एक जगह है रक़ा, वहाँ एक दिन एक कम्युनिस्ट पार्टी की एक प्रोग्राम था। वहाँ पर महमूद दरवेश जाकर अपनी कविता पढ़ रहा था। उसके ज़रिए जो है जोश भरने की कोशिश कर रहा था। उसी जगह पर एक और कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर इस समारोह में हिस्सा ले रही थी और वो एक 17 साल के लड़के को स्टेज पर खड़े होकर यूं कविता पढ़ते देख जिससे राष्ट्रभक्ति के जोश को बढ़ाया जाए, दंग रह जाती है। लड़की खामोश उसे सुनती रहती है। समारोह खत्म होता है। अचानक उस लड़के की भी नज़र अब उस लड़की पर पड़ी, क्योंकि वो उसे लगातार घूर रही थी। वो उसे देखता है और पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पहली नज़र में प्यार हुआ और उस प्यार के कुछ ही देर बाद दोनों को ये पता चलता है कि एक फ़िलिस्तीनी है और एक इज़राइली। महमूद दरवेश फ़िलिस्तीन का था और वो लड़की जिसे पहली नज़र में वो अपना दिल दे बैठा था, उसका नाम था तमर बिन अमी, एक इज़राइली नागरिक। 16 साल की उम्र थी तमर बिन अमी की। दिखने में खूबसूरत, एक अच्छे परिवार से, एक अमीर परिवार से, और उसके अंदर भी अपने देश को लेकर वही जज्बा जो इधर दरवेश को था। लेकिन दोनों की सोच और उस कविता में, वो कविता जो उस वक्त पढ़ी गई, उसमें दरवेश फ़िलिस्तीन और उनके हक़ की बात कर रहा है। लेकिन लाइनें कुछ यूँ थी कि जो किसी भी देशवासी को उस कविता को अपना ले तो ये होगा कि वो अपने देश के हक़ और अपने लोगों के हक़ की बात कर रहा है। यही चीज़ अम्मी को पसंद आई और वो अब उसको दिल दे बैठी। अब दोनों धीरे धीरे किसी ऐसे समारोह में मिलने लगे। लेकिन बात एक यहूदी और एक फ़िलिस्तीनी की थी। उसे भी पता था ये बहुत बड़ा फासला है, पाट नहीं सकते। इज़राइल और फ़िलिस्तीन कभी एक नहीं हो सकते। उसी तरह का तरीके से एक यहूदी और एक फ़िलिस्तीनी मुस्लिम, ये दोनों भी, इनको कोई एक होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी दोनों मिलते रहे कभी कभार, पर धीरे धीरे ये मुलाकात का सिलसिला कम होने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे ऐसे रिश्तों पे नज़रें होती है, हालात तनावपूर्ण थे। अब ख़तों किताबत का सिलसिला शुरू होता है। दरवेश ख़त लिखता है, लेकिन इस बीच में वो कई सारी कविताएं लिखी। अब उसके सामने एक दिक्कत ये थी कि वो कविताएं एक राष्ट्रभक्ति की थी, जोश भरने वाली। अब उसमें उस मोहब्बत का भी जिक्र करना है, लेकिन उस मोहब्बत में जिससे वो मोहब्बत करता है वो एक यहूदी है, इज़राइली, और खुलकर वो बता भी नहीं सकता क्योंकि इसके बहुत सारे बुरे अंजाम होंगे। तो फिर दरवेश ने सोचा कि वो अपनी मोहब्बत का एक नया पेन नेम देगा जिसको किसी को पता नहीं, सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। और आखिरकार उसने तमर बिन अमी का नाम अपनी कविता में, अपनी डायरी में, अपने दिल में रीटा के नाम से रख लिया। अब उसने अमी को रीटा बना दिया। अब वो अपनी कविता लिखता और इस दौरान में उसने करीब 8 कविताएं लिखी और हर कविता में रीटा का जिक्र होता। वो अपनी महबूब, अपनी माशूक का जिक्र रीटा के तौर पर करता, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि रीटा कौन है। और उस रीटा को कई जगह पर लोग देश भी मान लेते, फ़िलिस्तीन भी मान लेते। मतलब आप उसे माशूका समझिए या देश समझिए। कविता इस तरह की थी कि जोश भरने वाली। धीरे धीरे ये चलता रहा, लोगों को पता नहीं चला और ख़त का भी सिलसिला चलता रहा। इस दौरान में बहुत सारी कविताएं लिखी और उस कविताओं के ज़रिए, और दोनों जब मिल रहे थे, ख़त भी लिख रहे थे, तो कई बातें ऐसी होती थी कि
जो एक साथ प्यार का भी इजहार करती थी और दोनों देशों का भी। जैसे एक जगह पे खत में दरवेश ने लिखा रीटा को कि तुम वो तलवार हो जो जीतती है। पलट कर रीटा उससे कहती है कि तुम वो चाकू हो जो बच निकलता है। अब आप इसको इजराइल और फ़लस्तीन के नज़रिए से देखिए तो फ़लस्तीन इजराइल के लिए कह रहा है कि तुम वो तलवार हो जो जीतती है, और इजराइल फ़लस्तीन के लिए कह रहा है कि तुम वो चाकू हो जो बच निकलता है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहीं। वो लिखता रहा, ख़त किताबत, इनके इश्क मोहब्बत सब कुछ चलती रही, लेकिन धीरे धीरे दरवेश एक बहुत बड़ा कवि के रूप में उभरने लगा। राष्ट्रभक्ति, फ़लस्तीन उस वक्त सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में PLO आ गया, फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफात नेता। फिर उनके सारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने लगे, जिसमें भी दरवेश को एक बहुत बड़ा रोल दिया गया। अब जैसे जैसे दरवेश का कद बढ़ रहा है क्रांतिकारी शायर के तौर पर, एक कवि के तौर पर, वैसे वैसे रीटा उससे एक तरह से दूर होती जा रही है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते थे, लेकिन अपने अपने देश से उन दोनों की मोहब्बत उतनी ही सच्ची थी। रीटा को इजराइल से उतना ही प्यार था जितना दरवेश को फ़लस्तीन से, और उन्हें शायद अपनी मोहब्बत का अंजाम भी मालूम था। लेकिन फिर भी एक अनजानी उम्मीद पर दोनों अपने रिश्ते को बनाए हुए थे। इस दौरान में ये सब कुछ चलता रहा और एक कविता लिखी दरवेश ने, और उसका नाम ही रख दिया रीटा और राइफल। और इस कविता में एक जगह वो लिखते हैं कि रीटा का नाम मेरे मुंह से, कि रीटा का नाम मेरे मुंह के लिए दावत था। रीटा का शरीर मेरे खून में एक शादी थी। लेकिन जाहिर तौर पर इस इश्क से एक असहिष्णु भेदभावपूर्ण सरकार को एतराज़ था। रीता और मेरी आंखों के बीच एक राइफल था। अब ये एक तरफ इश्क मोहब्बत की भी बात कह गए, और दूसरी तरफ उन दोनों के बीच में जो दीवार है वो भी बता गए। इसी तरीके से एक जगह पे अपनी मोहब्बत और इजराइल और फ़लस्तीन की सच्चाई को देखते हुए वो कवि लिखता है, जो एक आशिक भी है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे मेरी जाति, मेरा शहर में और रीति रिवाजों की जंजीरें क्यों ना हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे मेरी जाति, मेरा शहर और रीति रिवाजों की जंजीरें क्यों ना हो। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने सबको बेच दिया तो तुम मुझे बेच दोगी। मैं निराश होकर फिर लौटूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण से ऐसे मोहब्बत का अंजाम ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों का सिलसिला चलता रहा। इत्तेफाक से इसी दौरान महमूद दरवेश ने एक कविता लिखी, और उसका नाम था आई एम एन अरब, मैं एक अरबी हूँ। और इस कविता को खुद अरब के देशों ने बाद में एक तरह से, एक जो भी कभी विरोध प्रदर्शन होता उसमें इस कविता का इस्तेमाल होने लगा, एक सिंबॉलिक उसके तौर पर, विरोध प्रदर्शन के तौर पर। लेकिन इजराइल ने इस कविता को दूसरे तरीके से लिया और कहा कि आप उकसा रहे हो, और उठाकर दरवेश को जेल में बंद कर दिया। अब दरवेश जेल में है। इधर अब जो उनकी रीटा है तमर बिन अमी, वो धीरे धीरे अब उसकी उम्र बढ़ रही है। अब वो 16 साल की बच्ची नहीं है, बल्कि वो 23-24 साल की हो चुकी है। ख़त व किताबत का सिलसिला अब भी चल रहा है, वो ख़त लिख रहे हैं। ये जाने बगैर कि ख़त मिलता है कि नहीं, लेकिन कभी कभी जवाब भी आ जाता है। इसी दौरान अचानक अब इजराइल में एक परंपरा है कि वहाँ पे जो भी स्कूल कॉलेज जाएगा या जो भी इजरायली नागरिक है, एक बार वो बालिग होता है, उसको कुछ वक्त के लिए इजरायली मिलिट्री में काम करना ज़रूरी है। ये मस्ट है, क्योंकि इजराइल की कुल पॉपुलेशन ही 1 करोड़ से भी कम है, तो आपको सैनिक तो चाहिए। इत्तेफाक से अपने देश से प्यार रीटा भी कम नहीं करती थी। उसने इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के लिए अप्लाई किया, सारे टेस्ट पास कर लिए, और फिर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी इजरायली आर्मी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहीं से इस मोहब्बत के बीच में कश्मकश आ जाती है। अभी तक रीटा एक आम लड़की थी, एक यंग लड़की, आम लड़की, जिसे 16 साल में पहली नज़र में एक फ़लस्तीनी लड़के से प्यार हो गया। दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे को ख़त लिखते हैं और खुश हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन
अपने अपने देश की सीमाओं से उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब हालात ने अचानक करवट बदली। दरवेश फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ लगातार कविताएं लिख रहा है, और उधर उसकी माशूका, उसकी प्रेमिका अब इजरायली डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। अब उसकी एक अफसर बनने वाली है। बस उसकी ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के बाद लगभग साल भर के बाद उसको चार्ज लेना है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स में जाने के बाद कई रास्ते होते हैं, और बहुत सारे जो मोसाद के लोग हैं उसी से जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि अब रीटा यानी तमर बेन अमी आगे चलकर मोसाद पहुंच जाए। लेकिन इजराइल का अपने कानून, नियम, उनकी वफादारी, क्या आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे आपकी देश की सुरक्षा और उसकी गोपनीयता पर आँच आए। यहाँ एक कमज़ोर कड़ी थी अमी की, यानी रीटा की, और वो थी महमूद दरवेश से मोहब्बत, क्योंकि वो एक फ़िलिस्तीनी था, और फ़िलिस्तीनी के साथ मोहब्बत मतलब आप कल को कोई भी राज शेयर कर सकते हैं। अब रीटा को इजरायली फोर्स और अपनी मोहब्बत दरवेश, इन दोनों में से एक को चुनना था। ज़्यादा उसे मुश्किल नहीं आई चुनने में। उसकी वजह थी, अपनी कई कविताओं के ज़रिए खुद महमूद दरवेश ने उसे पैगाम और नसीहत दी थी कि इश्क करो, मोहब्बत करो, जो करना है सब करो, अपने देश से कभी गद्दारी मत करो, क्योंकि देश भी एक माशूका है। तो बहुत ज़्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं लगा। इत्तफाक से उसी दौरान में दरवेश ने एक कविता लिख दी थी जिसको लेकर इजराइल नाराज़, और वो जेल में। इधर अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में, अब ट्रेनिंग शुरू है। 1 साल के बाद रीटा को अफसर बनना है, और वो अफसर बने, और इधर एक फ़िलिस्तीनी जो जेल में है, और वो फ़िलिस्तीन के लोगों की आज़ादी के लिए, उनके हक़ के लिए एक बागी शायर के तौर पर उभरा हुआ है। दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता था। तब रीटा ने एक फ़ैसला किया। उसने कहा कि अब इस मोहब्बत के सफ़र को यहीं रोकना होगा। उसे मालूम था कि दरवेश किस जेल में है। एक रोज़ वो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के उस अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर, जिसमें ट्रेनिंग के बाद अगले साल से उसे अफसर बनना था, उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ वो उसी जेल में पहुंचती है। जब वो जेल पहुंचती है तो जो जेलर है, जब वो बताती है कि मुझे महमूद दरवेश से मिलना है, तो जेलर थोड़ा सा हैरान होता है। कहता है कि उस फ़िलिस्तीनी से तुम मिलने क्यों आई हो, तुम तो एक यहूदी हो। तो वो कहती है कि मैं उसकी माशूका हूँ, और मैं उससे इसलिए मिलने आई हूँ कि मैं उसे अब हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहना है। मैं अपने मुंह से उसे गुड बाय कहना चाहता हूँ, और इसीलिए यहाँ आया हूँ, यहाँ आई हूँ। जेलर समझ जाता है। इसके बाद वो मुलाकात की इजाज़त देता है। वो जाती है, महमूद दरवेश से मिलती है, महमूद दरवेश को सच्चाई बताती है, वो लेटर दिखाती है। ये उन दोनों के बीच की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद रीटा वहाँ से लौट जाती है। जब वो लौटती है तो महमूद दरवेश एक लाइन लिखते हैं इस मुलाकात के ऊपर, और रीटा के इस फैसले के ऊपर, क्योंकि मालूम था कि अंजाम यही होना है, और इस अधूरी मोहब्बत के ऊपर वो लाइन ये थी कि मुझे ऐसा लगा, जब रीटा लौट कर गई उस जेल में मुलाकात, आखिरी मुलाकात, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मातृभूमि पर आज फिर से कब्जा हो गया। मतलब किसी और ने कब्जा कर लिया। इसके बाद रीटा चली जाती है। कुछ वक्त के बाद वो भी जेल से बाहर, वही अपनी कविताएं, धीरे धीरे बड़ा नाम, फिर मनुचाट होता है। वो पहुंच जाते हैं मॉस्को, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, फिर वापस आते हैं। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ख़त लिखने का सिलसिला नहीं छोड़ा। वो रीटा के उस पते पर लगातार ख़त भेजते रहे, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक महमूद जिंदा थे। वक्त बीतता रहा। बाद में महमूद को दिल की कई सारी बीमारियां हुई, प्रॉब्लम हुई, और आखिरकार 1967 में ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में
उनकी हार्ट सर्जरी हुई। हार्ट सर्जरी के तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। मौत से पहले भी लेटर लिखा। आखिरी बार 1992 में कहते हैं कि महमूद और रीटा की मुलाकात पेरिस में हुई थी। वो एक आखिरी मुलाकात थी और तब उसके ऊपर भी एक कविता लिखी थी, रीटा इन विंटर। और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो ख़त लिखते रहे। रीटा इस वक्त 70 साल की लगभग हो चुकी है और बर्लिन में, जर्मनी में अभी भी जिंदा है। रीटा ने वो सारे ख़त महमूद दरवेश के संभाल कर रखे हैं। रीटा ने भी शादी नहीं की, महमूद दरवेश ने भी नहीं की। एक डॉक्यूमेंट्री मेकर को इस कहानी के बारे में पता चला। वो रीटा से मिलने बर्लिन गया, वहाँ उससे पूछताछ की। तब रीटा ने खुलासा किया कि हाँ, असल में दरवेश की रीटा मैं ही हूँ। और 2008 में खुद महमूद दरवेश ने भी इस बात का खुलासा किया था कि उनकी कविता में जो रीटा है, जिसके ऊपर 8 कविताएं उन्होंने लिखी, वो कोई और नहीं बल्कि वही एमी थी। उसके बाद मौत के बाद वापस महमूद दरवेश की लाश को इजराइल लाया गया। उसके बाद रमल्ला के पास दफन कर दिया गया। और कहते हैं कि जब टेक्सास के उस हॉस्पिटल में महमूद दरवेश की मौत हुई, तो जो आखिरी कुछ पंक्तियां जो कविता उन्होंने लिखी थी, वो वही थी जो मैंने आपको शुरू में सुनाई। और आज के हालात में जो बैरूत और बाकी जगह पर हो रहे, लगभग वही कहानी है। मौत से पहले की आखिरी लाइनें। और ये लाइनें इसलिए भी माने रखते हैं क्योंकि एक तरफ बम और एक तरफ मोहब्बत, बारूद और गुलाब। तो ये आखिरी मरने से पहले की वो लाइनें थी कि जब आसमान से बम गिरते हैं और मैं एक गुलाब देखता हूँ जो दीवार में हुए क्रैक से निकला है, मैं नहीं कहता कि आसमान से गोलाबारी हुई है, मैं गुलाब को देखता हूँ और कहता हूँ क्या दिन है। तो ये थी एक फ़िलिस्तीनी और एक यहूदी लड़की की अधूरी और अफसोसनाक लव स्टोरी की पूरी कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। तो आज विराट सिंह, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विराट। और ये भेजा प्रशांत कुमार सिंह जी ने है। मुस्कान सहर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और ये मोहम्मद शाहरुख की वाइफ हैं। साथ ही बादशाह का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बादशाह। ये भेजा विष्णु परिहार ने है। घनश्याम परिहार, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे घनश्याम भाई, विष्णु परिहार ने भेजा है। आशीष जैन, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मोहम्मद असजद, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। निर्मल कुमार भट्ट, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। चिन्मय नायक, इन्होंने भी की है। जल्दी आप सबकी बारी बारी रिक्वेस्ट पूरी होगी। और सद्दाम हुसैन जहानाबाद से थैंक यू सो मच आपका। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।